हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो बता रहा है, पहले चैप्टर का नाम समझो है क्या। चैप्टर का नाम में क्या आता है? सबसे पहले केमिकल है और देन दूसरा वर्ड क्या है इसका? काइनेटिक, ठीक है। तो होता है केमिकल काइनेटिक का मतलब, केमिकल का मतलब तो नॉर्मल कंपाउंड्स हो गए आपके, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6, है ना। और काइनेटिक का मतलब क्या हो गया? मोशन होना, है ना। तो असली में इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर में ये बता रहा है कि जब आपकी ना एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्या होती है? एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। मान लो आपका रिएक्टेंट से क्या बनना है? आपका प्रोडक्ट बनना है। तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा? आयंस की मूवमेंट हो रही होगी। क्या हो रही होगी? मूवमेंट हो रही होगी। जो कंपाउंड है आपके, जो केमिकल्स हैं, वो उनके क्या हो रहा होगा? उसके अंदर मूवमेंट हो रही होगी। तो उसी बारे में हमें क्या करना है? स्टडी करना है इस चैप्टर में। इसलिए उस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? केमिकल काइनेटिक। क्या बोला इसने? कि केमिकल्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई सा भी कंपाउंड है, उसके अंदर जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ मोशन होता है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम? केमिकल काइनेटिक। समझ में आया? तो केमिकल काइनेटिक क्या है? एक तरह से ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है? आपका एक रिएक्टेंट जो है वो कितनी टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है ना, वो प्रोसीड कैसे हो रही है, उसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वो चलो, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कितने टाइप्स की रिएक्शन पढ़नी है? तो यहाँ पे हमें रिएक्शन दो पार्ट्स में पढ़नी है। एक होता है फास्ट रिएक्शन और एक दूसरी कौन सी होती है? आपकी स्लो रिएक्शन। बता रहा है फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी और स्लो रिएक्शन क्या कौन सी होगी। फास्ट का मतलब क्या है? बहुत जल्दी जल्दी होगी। तो फास्ट का मतलब क्या है? जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? ये टेक टाइम, मतलब अच्छा खासा टाइम ये ले ले। अब स्लो रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? अगर तुम देखोगे तो बर्निंग ऑफ वुड हो गई। क्या हो गई? बर्निंग ऑफ वुड, है ना। वुड को जलने में क्या लगता है? अच्छा खासा टाइम लगता है। और फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया इस हिसाब से? अगर तुम देखोगे तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल हो गया। क्या हो गया? बर्निंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल को अगर तुम जलाओगे तो एक साथ बल्कि जल्दी जल्दी जल जाता है। बर्निंग ऑफ आपकी नेचुरल गैस हो गई, एलपीजी वगैरह हो गई, सिलेंडर वाली गैस होती है ना, जल्दी जल्दी जल जाती है। तो वही चीज़ हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक का मतलब क्या है? हमें क्या बताया था? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मोशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बताया? हमें क्या करना है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। क्या है ये? केमिस्ट्री की ये ब्रांच है जिसमें हमें क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और किसकी टर्म में पढ़ना है? चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आसान है। क्या बताया? केमिकल काइनेटिक क्या बताया? ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हमें क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। और किसकी टर्म में? चेंज इन कंसेंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने क्या पढ़ा? इसमें सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कितने पार्ट पैटर्न में है? दो। एक होती है फास्ट रिएक्शन और एक क्या होती है? स्लो रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? फास्ट रिएक्शन क्या है? जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। और स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? जो अच्छा खासा टाइम ले आपको कंप्लीट होने में, ठीक है। अब एक और आता है जिसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? रेट ऑफ रिएक्शन। बताया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? और कुछ नहीं, ये सीधा सीधा बोलता है चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम को ही क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब C2 माइनस C1 अपॉन में क्या आ गया? T2 माइनस T1। ये क्या निकल जाएगा आपका? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR। अच्छा, ROR अभी हमने ये भी पढ़ा कि ये क्या? चेंज इन प्रेशर भी है। तो ROR का एक और फॉर्मूला है। ROR बराबर किसके हो सकता है? आपका डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T के। डेल्टा P का मतलब क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट वो चेंज इन टाइम, और चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टाइम, उसी को ही क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? चले आगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आता क्या है? अब एक और पैटर्न आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द, ठीक है,
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैसे, ठीक है, वो कैसे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन। क्या आता है, कंसंट्रेशन। बता रहा है कंसंट्रेशन के बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। खुद बताओ, अगर इस बीकर के अंदर मैं अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, रिएक्टेंट पहले 2 ही मॉलिक्यूल थे, अब 4 कर दिए मैंने, डबल कर दिए ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी, जल्दी जल्दी बनने लगेगा सारा सामान। दूसरे नंबर पे क्या आता है, टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। बता रहा है टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो बता रहा है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज स्पीड जो होती है, कौन सी, एवरेज स्पीड, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। खुद बताओ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी जल्दी जल्दी उबलने लगता है, गैस तेज कर देते हैं तो चाय जल्दी जल्दी बनने लगती है, सब्जी जो होती है आपकी जल्दी जल्दी बनने लगती है। तो वही बता रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड एवरेज जो होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है। अब एवरेज स्पीड बढ़ती है तो उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, एवरेज वाली, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ कोलिजन का मतलब क्या है, जो कोलिजन होगा सर पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, मतलब रेट ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेट ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, मतलब आपका अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या क्या बताया, कंसंट्रेशन बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। दूसरा क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज स्पीड बढ़ती है, उसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उसकी वजह से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, और देन उसकी वजह से रिजल्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसका, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं हम कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट। बता रहे कैटेलिस्ट काम क्या करता है, सीधा सीधा कैटेलिस्ट जो करता है ना, वो ऑल्टर कर देता है रिएक्शन को। मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये बस ऑल्टर करता है, मतलब अपोज कर देगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर फास्ट हो रही है रिएक्शन तो स्लो हो जाएगी, स्लो हो रही है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड हो जाएगी, और बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड हो जाएगी। सुनना है इतना। अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नंबर पे आता है आपका सरफेस एरिया। क्या आता है, सरफेस एरिया। अच्छा खुद बताओ, सरफेस एरिया के ऊपर जो आपकी रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करेगी, है ना। तो बताओ सरफेस एरिया पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा, तो बता रहे सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बोलो सर ये समझ नहीं आया, आप बताओ जरा। आपको 9th क्लास वाला रेट ऑफ इवापोरेशन पता है, जैसे मान लो फॉर इतने से एरिया में आपका पानी गिर गया, है ना। आप पानी को क्या करना है, सुखाना है, तो मम्मी क्या करती है, पोछा लगा देती है ना। हम क्या करते हैं, पोछा लगा देते हैं। तो पानी को हम क्या कर देते हैं, ऐसे बड़े से एरिया में फैला देंगे। अब जो वाटर है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। क्या होगा, जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी इवापोरेट हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने पे क्या हुआ, इवापोरेशन का रेट बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही बता रहा है सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं हम, सनलाइट। क्या बोलते हैं, सनलाइट। अच्छा खुद बताओ, सनलाइट के इंक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चलो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो बॉक्स में, क्या होगा, सनलाइट बढ़ेगा। अब सनलाइट का एक तरह से टेम्परेचर है ना, मतलब सनलाइट आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा। तो सनलाइट के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से सेम वही एवरेज स्पीड बढ़ती है, एवरेज स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से रेट ऑफ कोलिजन जो होता है ये बढ़ता है, और रेट ऑफ कोलिजन की वजह से अल्टीमेटली क्या बढ़ जाता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से। ये क्या बताया, ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने क्या बताया, हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन है, कितने टाइप्स की होती है, 2। पहली कौन सी है, फास्ट रिएक्शन, दूसरी कौन सी है, स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, और स्लो रिएक्शन का क्या है, जो अच्छा खासा टाइम हमारा ले कंप्लीट होने में। अब फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या बताया है हमने, बर्निंग ऑफ पेट्रोल वगैरह हो गया, बर्निंग ऑफ आपकी नेचुरल गैस हो गई, CNG वगैरह हो गया, ठीक है। और आपकी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, है ना। वुड जो होती है वो धीरे धीरे बर्न होती है। रस्टिंग हो गई आपकी, आयरन में रस्टिंग होती है। अब एक दिन में तो रस्टिंग होती नहीं होगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना ज़्यादा लेता है, 2-3-4 महीने लेता है कम से कम आयरन में रस्ट होने के लिए। तो वो कौन सी हो गई, स्लो रिएक्शन हो गई। अब क्या बताया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सीधा सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम को ही क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर की टर्म में भी होगा, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम, चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन
टाइम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? स्टार्ट करें आगे। चलो फिर क्या बताया, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो हमने कितने पढ़े, 5 फैक्टर। कौन कौन सा, सबसे पहले कंसंट्रेशन पढ़ा, कंसंट्रेशन के बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फिर रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। फिर क्या है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो सीधा सीधा बता रहा है बस, कैटलिस्ट ऑल्टर कर देता है रिएक्शन। मतलब क्या है, स्लो है तो फास्ट कर देगा, और फास्ट है तो स्लो कर देगा, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड कर देगा, और बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड कर देगा। बस अब सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और देन लास्ट में क्या है आपका, सनलाइट, सनलाइट की बढ़ने की वजह से मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन उसकी वजह से एवरेज स्पीड इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी और रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है, और देन अल्टीमेटली आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का? आगे स्टार्ट करें, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, हमारे पास ना 2 पैटर्न है। कैसे है, 2। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए ना हमारे पास 2 पैटर्न है। सबसे पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ होता है। और एक दूसरा क्या होता है, अब एक डिफरेंशियल हो गया तो दूसरा क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा। तो दूसरा क्या आ गया, इंटीग्रल रेट लॉ, है ना। एक बार स्पेलिंग देख लेना, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है कभी बार, ठीक है। क्या क्या बताया आपको, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, वो कितने पैटर्न में, 2। डिफरेंशियल रेट लॉ के द्वारा निकालूंगा, और एक किसके द्वारा निकालूंगा, इंटीग्रल रेट लॉ के अकॉर्डिंग। आगे करें, चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट लॉ, थोड़ा खराब हो रहा है पेज, चलो यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ आया उसका नाम क्या बताया हमने, डिफरेंशियल रेट लॉ आया, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ आया वो आपका क्या आया, डिफरेंशियल रेट लॉ आया। स्टार्ट करें इसमें। अब देखो इसमें करते क्या है, मान लो एक रिएक्शन लेट कर रहे हैं हम, जैसे A + B जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है आपका, X + Y में, फॉर एग्जांपल के लिए। यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, वो 2 पैटर्न में होता है। कैसे होता है, 2। आप खुद बताओ, जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा आपका, धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे अपेयर होने लगेगा, है ना। तो हमारा डिफरेंशियल रेट लो 2 पैटर्न में बटा है। एक आता है पहला पॉइंट इसका, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, और दूसरा आता है आपका रेट ऑफ अपेयरेंस, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस का मतलब क्या है, और कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो खुद बताओ, अब डिसअपेयरेंस है तो ये गायब हो रहा है, गायब हो रहा है मतलब घट रहा है, घट रहा है क्या मतलब क्या, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, में, और जो कोफिशिएंट है वो तो क्या से आपको पता है अपॉन में आता है, तो क्या आएगा माइनस का 1/a डॉट dA/dt। बताया था डिफरेंशिएशन करना है। ये इक्वल किसके होगा, अब जिस रेट से A जा रहा होगा उसी प्रोपोर्शन में कौन जा रहा होगा, B भी गायब हो रहा होगा हमारा। तो ये क्या आएगा माइनस का 1/b डॉट क्या आ जाएगा dB/dt। यहाँ तक कोई डाउट, क्या आया, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस कैसे आएगा, रिएक्टेंट जो होता है वो उसका क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो तो अपॉन में लगता है, और डिसअपेयर हो रहा है इसलिए क्या लगा आगे, माइनस लग गया, ठीक है। अब रेट ऑफ क्या आएगा, अपेयरेंस। अब रेट ऑफ अपेयरेंस का मतलब कौन आ रहा है, एक्स और वाई बन रहे हैं, तो एक्स और वाई का पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 1/x डॉट dx/dt। ऐसे ये इक्वल किसके आ जाएगा, 1/y डॉट क्या जाएगा dy/dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, अल्टीमेटली क्या है, जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट गायब होता है, मतलब रिएक्टेंट कम होता है, उसी स्पीड से क्या होता है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपेयरेंस इज इक्वल है रेट ऑफ अपेयरेंस के, है ना। बस रेट ऑफ डिसअपेयरेंस में क्या आता है, माइनस आ जाता है आगे, ठीक है। तो मैं हम ये भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, माइनस का 1/a डॉट क्या आएगा dA/dt। ये इक्वल किससे हो गया, माइनस का 1/d डॉट क्या आएगा dB/dt। ये इक्वल हो जाएगा 1/x डॉट dx/dt के, और देन यही इक्वल हो जाएगा 1/y डॉट dy/dt के। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का। आगे चले, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस है ना, डिफरेंशियल रेट ऑफ लॉ, ठीक है। पहला लॉ जो होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब आता है दूसरा लॉ जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रल रेट लॉ। क्या बोलते हैं हम,
इंटीग्रल रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रल रेट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है सीधा सीधा आपका, मान लो कोई एक रिएक्टेंट ए है प्लस बी, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? इंटीग्रल रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्या बोला मैंने? इंटीग्रल रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पे क्या होता है? पावर आती है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब अभी बस समझाऊंगा। एक्स और वाई क्या है? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, हटाएंगे तो इक्वल लगेगा और क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आएगा? के का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी विद पावर वाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इंटीग्रल रेट लॉ। यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप बोल रहे हो सर ये ऑर्डर क्या है? इसकी कहानी समझ नहीं आई है ना? ये ऑर्डर है क्या चीज़? तो असली में ऑर्डर मैं बताता हूँ होता क्या है। ऑर्डर रिएक्टेंट की वो वाली पावर है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को इंक्रीज करती है। क्या करती है? कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को क्या करे? इंक्रीज करे। तो ऑर्डर की हम एक तरह से ऐसे डिफाइन लगा सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो गया? इट इज द पावर। क्या है ये? इट इज द पावर विच राइज्ड द कंसंट्रेशन टर्म। ये क्या है? इट इज द पावर विच राइज्ड द कंसंट्रेशन टर्म। किस कौन सी? इन गिवन रेट इक्वेशन। किसमें? एक गिवन रेट इक्वेशन के अंदर। आया समझ में? क्या बोला? इट इज द पावर विच आर राइज्ड मतलब इंक्रीज कर दे, इंक्रीज द कंसंट्रेशन टर्म इन गिवन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, गिवन रेट लॉ इक्वेशन में वो वाली पावर जो कंसंट्रेशन टर्म को इंक्रीज करे उसी को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलें आगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो आएगा वो एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। अब जो आएगा वो आता है आपका एसआई यूनिट ऑफ के। क्या आएगा? एसआई यूनिट ऑफ किसकी? के की। ठीक है, चलो देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ के क्या है। के का मतलब क्या बताया हमने? रेट कांस्टेंट। क्या बताया? रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिख दो या आप रेट कांस्टेंट लिख दो, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। अब के की जो जनरल फॉर्म है, मतलब के की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट उसकी एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होती है? मोलर। इसकी पावर क्या आएगी? 1 - n पर सेकेंड। ठीक है, ये जनरल यूनिट है। अब आपको पता है यहाँ पे जो n आएगा वो n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो निकालना चालू करें। अच्छा, मोलर का मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर हो गया। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, मोल पर लीटर, और इस पूरे की पावर क्या है? 1 - n पर सेकेंड। ठीक है, बात वही पड़ी। चलो निकालना चालू करें। 4 फर्स्ट, पहले किसके लिए? 4 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, चलो करते हैं। 0 ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या है? 1 - 0 पर सेकेंड। यहाँ पे 1 ही बचा, तो इस पूरे की पावर 1 है तो यही आ जाएगी। तो 0 ऑर्डर के लिए जो ऐसा यूनिट आई के की, वो क्या आई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे अब दूसरा क्या आएगा आपका? 4 फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ऐसा यूनिट के लिए। ऐसा यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या आएगी? 1 - 1, और फिर क्या आया? पर सेकेंड। 1 से 1 कट गया, नेट आंसर कितना आया? 0, और किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब क्या होता है? 1।
तो यहाँ पे 1 है तो इस पूरे की पावर 1 तो हट ही गई, है ना, मतलब ये पूरा इस पूरे की पावर 1 0 थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ऐसा यूनिट क्या बची सिर्फ पर सेकंड। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा है ना, ए की पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका, थर्ड आया आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या आया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, तो ऐसा यूनिट कैसे निकल के आएगी आपकी, आप खुद बताओ आप, मोल पर लीटर है और इसकी क्या है 1-2 पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या आया मोल पर लीटर और इसकी पावर क्या आई -1, 2 -1 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा -1 और यहाँ पे क्या आया पर सेकंड आ गया। अब खुद बताओ यहाँ पे पावर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वाली पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी, तो ऐसे लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, सेकंड ऑर्डर के लिए हो गई रिएक्शन, ऐसे ही। ठीक है, याद रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आई लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में किससे ना एमसीक्यू पूछ लेता है, वो डायरेक्ट दे देगा आपको, कोई भी इस तरीके से दे देगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये क्या पेज फट रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे क्वेश्चन दे सकता है वो आपको, ठीक है, ऐसे जैसे आपको उसने ये दे दिया, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर के, है ना, मतलब ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे उसने फर्स्ट पॉइंट ऐसे दे दिया पर सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या दे दिया मोल पर लीटर पर सेकंड दे दिया। थर्ड नंबर पे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए उसने दिया नन ऑफ दो, है ना, नन ऑफ अबव, और देन लास्ट में क्या दे दिया उसने लीटर पर मोल पर सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप कौन सी होती है लीटर पर मोल पर सेकंड, अभी पढ़ के आए पीछे, कौन सी होती है लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, आगे पढ़े, चलें आगे, चलो करते हैं। अब तुम्हें जो निकालना है आप सबको वो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर में पार्ट 1 जो है हमारा कंप्लीट हुआ है। ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में कराऊंगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के लिए मैं जो PDF है और जो क्वेश्चंस है वो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप के नीचे, वो वीडियो के नीचे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करना है आप, है ना, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी एक होमवर्क के लिए जाते जाते एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले जाते हैं। अब आप सब इतना जिद कर रहे हो तो चलो ले जाते हैं। ठीक है, पहले जैसे उसने फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे दे दिया N2O5 आपका जो है वो कन्वर्ट किस में होता है N2O4 प्लस में O2 में। ठीक है, बैलेंस करोगे आप इसको पहले। ठीक है, उसने बोला राइट रेट लॉ इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। ठीक है, ऊपर दी गई रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। लिख दोगे, क्या करोगे, डिफरेंशियल रेट लॉ लगाओगे। ठीक है, क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, डॉट लगा के क्या जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे पहले बैलेंस कर दोगे 1 2 3 4 जो भी लगेगा उसे आपसे आप वो कर लेना। ठीक है।